स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम ओपीएम को एज एन इंटीग्रेटर, ओपीएम की हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस का कोडन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, एज एन इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएटर और समिंग एम्पलीफायर और कंपैरेटर के तौर पर सकते हैं। और इन चारों में से दो एप्लीकेशंस हमने डिटेल, एक तो डिफरेंशिएटर है और एक इंटीग्रेटर। ताकि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर है उसकी इंटीग्रेशन आउटपुट पे आपको मिलेगी। तो इंटरनल इसकी जो सर्किटरी है वो किस तरह से हो, ओपीएम will give an output एम्पलीफाइड भी होगी और साथ ही साथ उसका जो मैग्नीट्यूड होगा हैविंग इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द इनपुट, इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रेशन करें फंक्शन की, जो आंसर आएगा उस तरह का उसका जो है ना वो वेव शेप ही होगी फंक्शन की, और वो उसके एम्पलीट्यूड को भी है वो कंट्रोल करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक इंटरनल सर्किटरी बनाएं, एक हम कंसिडर करें अगर एक इंटीग्रेटर के तौर पर इसको, तो इसने जो डिफरेंशियल सिग्नल को एम्पलीफाई जो इसने करना है, तो वो इसके क्लोज लूप गेन टाइम आप यूँ कह लें कि वो t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2। इसका मतलब है कि टाइम वेयरिंग सिग्नल है आपके पास और उसको आपने टाइम डेरिवेटिव उसका ले लिया है, तो ये यहाँ पर ये इसकी आउटपुट होगी। तो आपको पता है कि वी डी जो है वो वी इन के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सूरत में हम वी आउट को इस तरह लिख सकते हैं भी, और ए बी को क्लोज लूप गेन लिख सकते हैं, और इसको वी इन इंटू डी टी के तौर पे भी लिख सकते हैं। और लिमिट्स को हमारी मर्जी है, हम डिफाइन करें या हम उसको ऐसे ही लिख दें। ठीक है, जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स तो उसमें आप लिमिट्स को भी डिफाइन करते हैं। ओके, तो इंटरनल सर्किट ऑफ एन इंटीग्रेटर, यानी अगर हम ये कहें कि इसका जो इंटरनल सर्किट है वो किस तरह से होगा। इंटरनल सर्किट यानी हम किस तरह उसको इंटीग्रेटर बनाएंगे, ओपीएम इंटीग्रेटर। इंटरनल सर्किट की अगर बात करें तो दैट वुड बी लाइक दिस। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमने बनाना है, इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर हमने, आपको पता है कि रजिस्टर R1 लगाया होता है, ठीक है, या R हम उसको कह सकते हैं, और यहाँ पर हमने उसका जो है वो जो है वो जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। ओके, और हम कराएंगे जब इंटीग्रेटर बनाते हैं ना, तो हम RF की जगह हम EF लगा देते हैं, फीडबैक इसको दे सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने डिफरेंशिएटर जब बनाया था तो हमने R को CF से रिप्लेस किया था। अगर हम RF को CF से रिप्लेस करें तो यही सर्किट इंटीग्रेशन करने लगता है। अच्छा, ये जो सर्किट है ना इसको हम इंटीग्रेटर कहेंगे। तो इस सर्किट की जो आउटपुट होगी वो इंटीग्रल के बराबर होगी इनपुट के। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, यानी कि इसकी जो आउटपुट है वी आउट दैट इज इक्वल टू ए, जो भी इसका क्लोज लूप गेन है, इंटू वी एन इंटू इंटीग्रल ऑफ वी इन डी टी। इसको हमने प्रूफ करना है, सो वी हैव टू प्रूव इट। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर इसके नोड ए के ऊपर का एनालिसिस करेंगे, यानी हम इसका सर्किट एनालिसिस करेंगे। तो सर्किट एनालिसिस के लिए मैं इसको यहाँ पर साइड पर दोबारा बना लेती हूँ। दैट इज आर
ये फीडबैक कैपेसिटर हो गया इसका। तो ये नोड ए है, दिस पॉइंट इज नोड ए। ये जो है इसमें इस लूप में करंट आई एफ है, इस लूप में जो है वो करंट आई इन है, ठीक है। और इस नोड के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो एट नोड ए पर अगर हम केसीएल इक्वेशन लगाएं, यानी कि इसका जो किरचॉफ करंट लॉ है, तो उसके मुताबिक ये जो नोड है ना, ये प्रैक्टिकली वोल्ट के ऊपर होता है, ये सॉरी वर्चुअल ग्राउंड पर होता है। और हम इसको अप्रॉक्सीमेट वर्चुअल ग्राउंड पे लेते हैं, हम कहते हैं कि इस नोड के ऊपर पोटेंशियल जो है। तो ये आपका 0 पर है, और प्रैक्टिकली कोई भी जो है वो करंट वो एम्पलीफायर के अंदर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई करंट डिवीजन ही नहीं हुई। तो डिवीजन नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आई इन बराबर हो गया आई एफ के। अच्छा, जब आपने आई इन के बराबर कर दिया तो अब आप इनकी ओहम लॉ से आप इनकी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। तो आई इन को अगर मैं देखूं तो ये वी इन माइनस 0, यानी इस पॉइंट के वोल्टेज को माइनस करें इस पॉइंट के वोल्टेज से, डिवाइडेड बाय आर के बराबर है। और आई एफ सिंपली जो है वो कैपेसिटर करंट के बराबर है। अच्छा, कैपेसिटर करंट को हम जो है ना वो कैपेसिटर इक्वेशन से पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हुए हैं। ये इसके बराबर होगा बाय यूजिंग कैपेसिटर इक्वेशन, Q इज इक्वल टू सी वी से हमने इसको ड्राइव किया। ओके, अब हम अगर इनको इक्वेट करें, यानी ये जो आई सी की वैल्यू है इसको भी हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो दैट वुड बी ओवर आर इक्वल टू सी एफ डी वी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, फिर फर्दर रीअरेंज कर दिया, वी इन ओवर आर इक्वल टू सी एफ डी वी बाई डी टी। ऑलराइट, और ये डी वी सी भी हम इसको कह सकते हैं, डी वी भी कह सकते हैं। अच्छा, अब डी वी सी जो है ना, यानी कि वी सी, ये अगर गौर करें ना तो ये कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज थी वो है। तो कैपेसिटर का एक पॉइंट जो है वो 0 वोल्ट पर है और दूसरा पॉइंट वी आउट पर है। तो इसका मतलब है वी आउट माइनस 0, ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज 0 माइनस वी आउट। सो इट मीन्स कि इसको अगर हम दोबारा रीअरेंज करें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, सी एफ डी 0 माइनस वी आउट ओवर डी टी। ओके, अब हम इसको फर्दर रीअरेंज करने से ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और सी एफ डी वी आउट ओवर डी टी। अच्छा, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम इसको रीअरेंज दोबारा कर सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डी वी आउट ओवर डी टी इक्वल टू dv out over dt equal to वन ओवर आर सी एफ इंटू वी इन। और इसको भी टाइम का फंक्शन लिख लेते हैं, ये भी सिग्नल है ना, तो ये टाइम का फंक्शन हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, अब गौर करें, अगर मैं इसको लिखूं डी वी आउट और डी दूसरी तरफ ले जाऊं, वी इन टी इंटू डी टी, और दोनों तरफ इसको कर दूं इंटीग्रेट, ये बन जाएगा वी आउट, डी वी का डेरिवेटिव वी हो गया, आर सी एफ वी इन टी डी टी। तो ये आपने देख लिया कि इंटीग्रेटर की जो आउटपुट है वो उसका एनालिसिस करने से हमें मिल गई है, नोडल एनालिसिस करने से, और वो उसकी इंटीग्रेशन के बराबर है जो इनपुट सिग्नल था। अच्छा, अब अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसका मतलब है कि जो भी आउटपुट इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं उसका जो इंटीग्रल है वो आउटपुट पे अपीयर होगा।
अच्छा, अब अगर मैं इसको कांस्टेंट वोल्टेज फीड कर देती हूँ, तो जो हमारा जो वीटी ग्राफ है वो कांस्टेंट वोल्टेज पर मुश्तमिल है। 1 वोल्ट की कांस्टेंट वोल्टेज हमने इसको दे दिया, तो वी आउट वुड बी इक्वल टू माइनस आर सी एफ, और दैट वुड बी 1 वोल्ट इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस आर सी एफ इंटू टी। तो v और t का जो ग्राफ बनाएंगे वो इसकी नेगेटिव स्लोप के बराबर है। इसका मतलब है कि आउटपुट पर हमें क्या हासिल होगा, आउटपुट पर वी हैव v आउट, और ये इस तरह से हमें जो है ना नेगेटिव स्लोप मिलती चली जाएगी, और ये नेगेटिव स्लोप जो है वो v सैचुरेशन तक जा सकती है, यानी कि नेगेटिव बैटरी के जरिए ये लिमिट हो जाएगी, इसकी जो आउटपुट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, इसी तरह से अगर साइनसॉइडल सिग्नल है, अगर हमने इनपुट के ऊपर साइनसॉइडल सिग्नल अगर हमने दिया हुआ है वी इन, तो उसकी इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन कॉज होगी। इसका मतलब है कि आउटपुट क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉस फंक्शन। अच्छा, और अगर हमने एक स्क्वायर सिग्नल दिया हुआ है, अगर हमने एक स्क्वायर सिग्नल दिया हुआ है, तो स्क्वायर सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से होता है, और स्क्वायर सिग्नल इज लाइक दिस। इसकी जो इंटीग्रेशन है ना वो ये ट्रायंगुलर वेव होती है। तो इसका मतलब है कि हम इससे भी वेव शेपिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल से भी, ये जो इंटीग्रेटर है। अच्छा, अब हम ना आउटपुट वोल्टेज और इम्पीडेंस का रिलेशनशिप आपस में देखते हैं, प्लस हम इसका गेन भी देखेंगे। ओके, रिलेशन बिटवीन वी एंड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आपको पता है इसकी दो साइड्स के ऊपर इम्पीडेंस होती है, इनपुट इम्पीडेंस भी होती है, इसकी आउटपुट इम्पीडेंस भी होती है ऑफ द सर्किट, एंड इट्स गेन। दूसरा हमने देखना है कि इसका जो है ये भी एम्पलीफायर है, लेकिन ये इंटीग्रेटर एम्पलीफायर है, इसका गेन क्या है। अच्छा, एक जब आप कैपेसिटर इन्वॉल्व कर देते हैं ना, तो कैपेसिटर की इंटरनल रिएक्टेंस आ जाती है, वहां पर प्ले करने लगती है, राइट। तो इंटरनल रिएक्टेंस जो है वो आपको पता है कि वो 1/2 पाई एफ सी के बराबर होती है। मैं दोबारा यहाँ बना लेती हूँ सर्किट समझने के लिए। ये देखिए, ये हमारा सर्किट है इंटीग्रेटर का, ऐसे करके ये हमारा ओपीएम है। ये सी एफ हो गया, वी आउट। ओके, तो एक जो कैपेसिटर है ना, इसकी इंटरनल रिएक्टेंस वो प्ले कर रही है, आर एफ नहीं है अब, लेकिन एक्स सी है। इसकी जो इंटरनल है ना रिएक्टेंस वो यहाँ पर प्ले कर रही है, पहले क्या थी, आर एफ थी, अब आर एफ यहाँ प्लेस कर दी हुई है, तो ये हो गई। अच्छा, और ये आपको पता है 1/2 पाई एफ सी फॉर्मूले से लिंक्ड अप होती है, तो फ्रीक्वेंसी अगर इसकी जो है वो बढ़ेगी तो इंटरनल रिएक्टेंस कम होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो गेन था, आपको पता है कि इनका जो नॉन इन्वर्टिंग जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है ना, उसका जो गेन होता है वो आउटपुट और इनपुट की रेशो होती है, और वो माइनस आर एफ ओवर आर था। आर एफ की जगह हमने क्या लगा दिया, सी, तो ये ऐसे हो गया। तो आउटपुट यानी ये इसका गेन होगा। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, तो मेरा जो क्लोज लूप गेन है इंटीग्रेटर का, दैट वुड बी -1/2 पाई एफ सी आर, सिंपल। अच्छा, अब क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी में जीरो कर दूंगा तो ये गेन मेरा इंफिनिटी हो जाता है, कि ऐसा नहीं होता, ये आइडियल केस है। प्रैक्टिकली गेन इंफिनिटी नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली गेन होता है ना वो ओपन लूप गेन से हमेशा कम होता है।
closed loop gain always less than open loop gain. Practical OPM, practical integrator, लेकिन आइडियली देखें ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि जैसे क्लोज लूप गेन इंफिनिटी हो गया। अच्छा, अब ये गौर कीजिए, ये भी नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो गेन का फ्रीक्वेंसी के गेन आपको पता है डेसिबल, डेसिबल में लेते हैं, यानी रेशो का हम log 10 ले लेते हैं तो वो डेसिबल बन जाता है, और हम ज्यादा उसमें रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं, मैथमेटिकली कन्वीनियंट यूनिट है। तो गेन और डेसिबल में इसको ले लिया हमने, रेशो है ना ये, तो इसको डेसिबल में ले लिया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, अभी आप, मैं गेन यहाँ पे दोबारा गेन की वैल्यू लिखती हूँ, ये जो इंटीग्रेटर है इसका गेन हमने ये बनाया है, ये हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। ये आपकी रेसिप्रोकल है, तो ये नेगेटिव स्लोप आ रही है इस लाइन की, तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ गेन कम हो रहा है, कम हो रहा है, राइट, इस तरह से ये होगा। अच्छा, अब होता ये है कि जब ये इंटीग्रेटर होता है हमारे पास, तो हम इसका जब भी एनालिसिस करते हैं ना, हम कहते हैं ये जो आपका पॉइंट है ना, ये वर्चुअल शॉर्ट पर है, यानी कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, और जो सिग्नल इधर अप्लाई हुआ हुआ है वही सिग्नल इधर अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए ये पॉइंट जो है ना ये वर्चुअल शॉर्ट पे होता है, यानी कि 0 वोल्ट होता है, इसमें दरमियान को पोटेंशियल ड्रॉप होता ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने कहा था कि होता है, यानी वो जो माइक्रो वोल्ट में भी जो सिग्नल होता है ना, वो भी यहाँ पर, उसको हम थ्योरेटिकली तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली माइक्रो वोल्ट में सिग्नल यहाँ होता है। उस सिग्नल की वजह से इसकी एक ऑफसेट वोल्टेज होती है, यानी कि जब ये अभी काम नहीं भी कर रहा ना, सिर्फ आपने जस्ट इसको सिग्नल यहाँ पे दिया है, तो ये जीरो कंसिडर नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज थी डिफरेंस, यानी उसका जो डिफरेंशियल वोल्टेज है वो जीरो नहीं है, वो है वोल्टेज कहलाती है। तो डिफरेंशियल वोल्टेज भी यहाँ पर एम्पलीफाई हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो वो ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी। तो इट मीन्स के आपके पास इसका जो गेन है ना, वो फिर इसका उस ऑफसेट वोल्टेज से मुतासिर हो जाता है। अच्छा, अब अगर हमने इस ऑफसेट वोल्टेज को कंट्रोल करना है, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये पॉइंट वर्चुअल शॉर्ट पे ही रहे और ऑफसेट वोल्टेज की वजह से अननेसेसरी एम्पलीफिकेशन यहाँ पर ना हो, जो कि सिग्नल के गेन को भी डिस्टर्ब करे या हमें अननेसेसरी रिजल्ट्स दे, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके यहाँ पर ना एक फीडबैक लगा देते हैं। फीडबैक रजिस्टर लगा देते हैं। अच्छा, अब ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी बन गई है, क्योंकि ये जो आपका नेटवर्क है ना RC का, ये फिल्ट्रेशन करता होता है हमेशा, याद रखिए। तो ये RF जो है ना, ये फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करता है इस तरह से कि जब हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और ये वाला पाथ प्रेफरेबल हो जाएगा, और जब लो फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये कैपेसिटर उसको जाने नहीं देगा, तो करंट ज्यादा RF से गुजरना पसंद करेगा। इस तरह यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी का एक नेटवर्क बनता है। और ये हम इसको यानी कि हम ये कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ज्यादा पसंद करती हैं वो कैपेसिटर के अंदर से गुजर जाएं, क्योंकि पैरेलल दो करंट के पाथ है ना। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी और जो DC वोल्टेजेस है ना, वो RF से गुजरना पसंद करती हैं, क्योंकि कैपेसिटर उनके लिए जो है ना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस शो करता है इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम जाने देगा, तो RF में से वो पाथ्स में से गुजरना पसंद करेंगी। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी की जो एक मखसूस रेंज होती है ना, जब तक ये शॉर्ट नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी जो है हाई कम हो जाए, तब तक वो RF में से गुजरती रहती है, और एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी कम हो जाती है कि इस पाथ की रेजिस्टेंस RF से इंतहाई कम हो जाती है और इस पाथ में से गुजरना शुरू कर देती है। तो अब हमने क्या करना है कि चूंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट वोल्टेज है ना DC, और वो ऑफसेट वोल्टेज इसके गेन को डिस्टर्ब करती है, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो ये CF तो उसको ब्लॉक करेगा,
और CF जो है ये वाला जो पाथ है ये एक किस्म का करंट को जाने नहीं देगा, और वो करंट जो है ना वो इसमें से जाने की बजाय CF पाथ में से जाने की बजाय RF में से गुजर जाएगा। इसी तरह जो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज होंगी ना वो भी RF में से गुजरना पसंद करेंगी। तो इट मीन्स के ये जो आपका ये जो ऑफसेट वोल्टेज वाला पॉइंट था ना, ये कांस्टेंट डीसी वोल्टेज बन रही थी, यहाँ पर कांस्टेंट लेवल था, तो वो कांस्टेंट बी लेवल जो था वो भी आपका इस पाथ में से गुजरना पसंद करेगा, क्योंकि कांस्टेंट के लिए आपका जो कैपेसिटर है ये एक्ट्स एज ओपन फॉर कांस्टेंट एज ओपन, यानी कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, ये फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है किस्म की, ये इन्फिनिट हो जाती है रेजिस्टेंस। तो इट मीन्स कि ये वाला पाथ करंट नहीं जाने दे रहा, करंट प्रेफर कर रहा है दूसरे पाथ में से। तो जब करंट दूसरे पाथ में से प्रेफर कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका एक सिंपल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना हुआ है इस वक्त। सो इट मीन्स के उस वक्त एट कांस्टेंट डीसी और लो वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि आमतौर पे ना ये जो लो फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में ही आती है, तो ये एम्पलीफायर्स वगैरह जो होते हैं ना कम्युनिकेशन सर्किट्स के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसीज को कर रहे होते हैं, तो ये लो फ्रीक्वेंसीज को ही को ही कहते हैं। लेकिन बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी अगर आ जाए उस सूरत में कैपेसिटर वाला पाथ तो काम करना बंद हो गया, और गेन है वो एक सिंपल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये कन्वर्ट हो जाता है, गेन आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन बन गया। तो इस तरह से जो है ना आपका गेन जो है वो सिर्फ RF पे डिपेंड करता रहेगा, और आप इसको फ्रीक्वेंसी करेंगे जो इसके गेन को डिस्टर्ब ना करें। इस तरीके से आप इसकी जो ऑफ वोल्टेज जो है कंट्रोल कर। सो इट मीन्स के जो इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप फ्रीक्वेंसीज को आप इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि उसका जो गेन है वो इनिशियली उसका जो गेन था दैट वाज -1/2 पाई एफ आर सी, और फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉर सर्टेन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगेन, जब फ्रीक्वेंसीज जो हैं बहुत ज़्यादा लो या डीसी वोल्टेजेस अगर आए, बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी या डीसी वोल्टेज, इसका मतलब है कि डीसी वोल्टेज के लिए गेन ये रहेगा, लेकिन बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसके लिए गेन ये रहेगा, और वो जो डीसी ऑफसेट वोल्टेज है ना वो फिर गेन को मुतासिर नहीं करती। इस तरीके से आप जो गेन की वैल्यूज हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब हम अगर इसका बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिफरेंशिएटर का कंसिडर किया था, इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इंटीग्रेटर प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर को अगर हम डिस्कस करें सो द गेन वुड बी, एक तो हमने कहा कि वो ओपन लूप गेन से कम होता है, ठीक है, और ये उसका गेन है इंटीग्रेटर का ना। अच्छा, डेसिबल में गेन और इस साइड पर हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशनशिप देखा कि किस फ्रीक्वेंसी को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, तो एक मखसूस इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो इसने कैपेसिटर में से गुजरने नहीं देनी होती, और उस पर जो गेन है ना, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो गेन है वो आपका RF/R1 के बराबर है, ठीक है, या RF/R के बराबर है, ठीक है। ये लो फ्रीक्वेंसी एक लिमिट है, इससे पीछे वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो ब्लॉक हैं, यानी कि वो उनका गेन यही रहेगा। अच्छा, अब इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज आप फीड कर रहे हैं सर्किट को,
यहाँ तक कि आप ये एफ नॉट फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, जो कि जिस पर आपका गेन 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब आपका इसका मतलब है कि गेन जो है ना, जिसमें कैपेसिटर वाला पाथ काम कर रहा है, कैपेसिटर वाला पाथ जिसमें काम कर रहा है, तो इंटीग्रेशन तो उस पाथ में होनी है, क्योंकि हमने कैपेसिटर को लेकर कहा था कि हम इंटीग्रेटर बना रहे हैं। तो जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए कैपेसिटर वाला पाथ काम कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी एफ एल और एफ नॉट के दरमियान, तो मतलब है कि ये वो गेन होगा जो हमें, जिसके अंदर जो है ना इनकमिंग फ्रीक्वेंसीज जो है एम्पलीफाई होंगी, और ये उसका गेन होगा। यानी कि अगर गेन जो था वो एफ, यहाँ पे F1 थी, तो गेन कुछ ऐसे था, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी गेन के अगेंस्ट। अगर F2 फ्रीक्वेंसी फीड हुई है तो फिर उसके इसके मुताबिक एम्पलीफाई होगी। अगर F3 फ्रीक्वेंसी फीड हुई है तो वो इस पॉइंट के मुताबिक एम्पलीफाई होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट गेन्स आ जाएंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक, लेकिन टोटल यहाँ तक कि गेन जब तक 0 ना हो जाए, आप उतनी फ्रीक्वेंसीज को इसमें से गुजार सकते हैं। और इस रेंज के अंदर जो इसका गेन है, वो क्लोज लूप गेन जो है इसका, वो 1/-1/2 पाई एफ आर इंटू सी है, सी एफ, इस पे ये डिपेंड करता रहेगा। राइट, यहाँ तक कि एक मखसूस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जिसके ऊपर जो है ना वो गेन है ही नहीं। राइट, सो अब ये जो एफ एल है, एफ एल को आप कैसे एडजस्ट करते हैं ना, एफ एल अगर आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, 2 पाई आर एफ, यानी कि जो भी फीडबैक रेजिस्टेंस है ना, मुताबिक है जो आंसर इसका आ जाएगा, जो आंसर इस इक्वेशन का आ जाएगा ना, वो दैट वुड बी द रिक्वायर्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज आपने जो है ना वो फीड करनी है। और इसी फॉर्मूला लेते हुए आप इसका एफ नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कि अगर आप इसका डिनोमिनेटर इतना बड़ा कर दें कि ये एफ नॉट फाइनली 0 हो जाए, तो वो वाली आपकी जो यानी कि सॉरी, इसका जो गेन है, इसका जो गेन है, यस, यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज रख कर देखना पड़ेगा कि इसका गेन 0 कब होता है। RCF, तो इसका गेन कब 0 होगा, जब आपकी ये R और C की वैल्यूज है ना जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को तो नहीं कर सकते। तो अगर इन वैल्यूज को आप इस तरह से कंट्रोल करें कि आपका ये जो गेन है ये 0 हो जाए, तो फिर आप इस इक्वेशन को हैंडल करते हुए आप वो वाली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जिस पर इसका गेन 0 हो गया है। तो दैट इज एन हिट एंड ट्रायल, दैट वुड बी हिट एंड ट्रायल ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ अ सर्किट, यानी आप सर्किट डिजाइन करते वक्त वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और उसके दरमियान आपने फिर फ्रीक्वेंसीज फीड करनी होती हैं। तो इस तरह से आप इसके गेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, कि जो भी इनपुट सिग्नल है, जो भी आपका इनपुट सिग्नल है, दैट इनपुट सिग्नल शुड बी, यानी आपका जो इंटीग्रेटर बहुत अच्छा काम करेगा फॉर एक्यूरेट इंटीग्रेशन, जो भी आपका इनपुट सिग्नल है ना जो आप फीड कर रहे हैं, वो एफ एल से 10 गुना बड़ा होना चाहिए। यानी एफ एल अगर 5 है तो उसको 50 होना चाहिए, तो तब आपकी जो इंटीग्रेशन है ना वो बहुत एक्यूरेट इंटीग्रेशन है, सर्किट बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा।